हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा नॉन फिक्शन इन एंग्लो नॉर्मल पीरियड या प्री चौसेरियन टू एलिजाबेथन एज। वैसे तो मैंने नॉन फिक्शन के ऊपर इससे पहले एक वीडियो बनाई है जिसमें पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि नॉन फिक्शन किसको कहते हैं, उसके क्या एग्जांपल्स हैं, क्या उसके फीचर्स हैं और क्या उसके डेफिनेशंस आती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Non-fiction writing has been an important and integral part the English literature since ages. It started being written as early as the Anglo-Norman period, which is also termed as pre-Chaucerian period. तो नॉन फिक्शन का मतलब मैं आपको शॉर्टली छोटा सा ब्रीफ में बता देती हूँ। नॉन फिक्शन उसको बोलते हैं जिसमें ट्रूथ होता है, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है, या आप ऐसी चीज़ लिख रहे हैं जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो कि ये चीज़ बिल्कुल सच्चाई है। वैसे तो नॉन फिक्शन क्रिटिसिज्म करने के लिए भी लिखा जाता है, नॉन फिक्शन को इन्फॉर्मेशन देने के लिए लिखा जाता है, जैसे डायरीज हो गई, एसेज हो गए, जर्नल हो गया, ये सब इसकी एग्जाम्पल है। तो प्री चौसेरियन के टाइम पर भी नॉन फिक्शन प्रिवेल था। तो अब वो क्या था वो देखेंगे। द पॉपुलर फॉर्म ऑफ नॉन फिक्शन राइटिंग प्रिवेलेंट ड्यूरिंग दिस एरा वॉज क्रॉनिकल्स एंड ब्रूट्स। तो क्रॉनिकल्स एंड ब्रूट्स का मतलब होता है हिस्ट्री या रिकॉर्ड्स। तो पुरानी चीज़ों के बारे में रिकॉर्ड वो लोग बहुत पहले से रखते आ रहे हैं, जो नॉन फिक्शन के अंडर आता है, क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, तो वो एक तरह की सच्चाई है। With the advent of the age of Chaucer, the mode of non-fiction writing moved from chronicles and brew to travelogues and religious translations. तो जब वो रिकॉर्ड्स रखते थे पुराने हिस्ट्री के, उसके बाद वो उन्होंने ट्रेवलॉग पर और रिलीजियस ट्रांसलेशन के ऊपर लिखना शुरू कर दिया। नॉन फिक्शन ऑफ रिलीजियस फॉरवर कंटिन्यूड इन रिवाइवल एज ऑल्सो। और ये चीज़ रिवाइवल की एज तक चलती रही कि रिलीजियस के ऊपर उन्होंने बहुत सारे नॉन फिक्शन लिखे थे। At the same time, a new form of non-fiction writing, that is autobiographies and biographies, were also initiated. तो तब ये शुरू हो गई थी, जिसमें हम अपने बारे में या किसी और की स्टोरी के बारे में बताते हैं। द बुक ऑफ मार्जरी कैम्प, written around 1436 and was first published in 1401, is believed to have been the earliest autobiography in English language. It records the experience of Marjorie Kemp, एन इंग्लिश रिलीजियस मिस्टिक। तो मिस्टिक का मतलब होता है, अगर हिंदी में समझाएं तो सूफी, वो लोग जो मतलब जो सब कुछ त्याग देते हैं, मतलब उनको सूफी बोला जाता है। तो मैरी कैम्प करके जो लेडी थी, उनकी सबसे पहले इंग्लिश लिटरेचर में हमको उनकी नॉन फिक्शन का एग्जाम्पल दे तो बुक ऑफ मैरी कैम्प करके माना जाएगा। और उनके बारे में है कि कैम्प वॉज डॉटर ऑफ फॉर्मर मेयर ऑफ लेन एंड वाइफ ऑफ जॉन कैम्प। एलिजाबेथन एज विटनेस द रिटर्न ऑफ क्रॉनिकल्स एंड एंटीक्वेरीज बिसाइड्स ट्रेवलॉग एज पार्ट ऑफ नॉन फिक्शनल लिटरेचर। एंटिक्स मीन्स रेयर बुक्स, मतलब अगर शॉर्ट मीनिंग देखा जाए एंटिक्वेरीज का। लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑल्सो बिगेन इन एलिजाबेथन एज विच कैन बी कैटेगराइज एज नॉन फिक्टिशियस वर्क टू सम एक्सटेंट। क्योंकि आप किसी पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, मतलब आप अपनी इंफॉर्मेशन या आप अपना ट्रुथ उसके बारे में बता रहे हैं ना। आपको कोई काम अच्छा नहीं लगा तो आपने उस काम की कमियां निकालने के लिए या उसकी अच्छाइयाँ बताने के लिए एक बुक लिख दी, तो वो वाली जो सारी बुक्स आती हैं वो नॉन फिक्शन के अंडर आती हैं। तो अगर हम क्रॉनिकल्स की बात करें तो हम उसकी में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। अ ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग क्रॉनिकल्स बिकम वेल एस्टेब्लिश इन द एंग्लो नॉर्मल पीरियड। दिस क्रॉनिकल्स recorded the history of kings and were written in एंग्लो नॉर्मल। ऑब्वियस है, क्योंकि तब के राजा या उनके शासन काल में जो होता था उसका रिकॉर्ड रखा जाता था, जिसको नॉन फिक्शन कैटेगरी के अंडर माना जाता है। क्रॉनिकल्स वेर मेजर सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल नॉलेज फॉर मिडावल पीपल्स। They contain an extended account in prose or verse of historical events, sometimes including legendary material presented in chronicle order and without authorial interpretations or comment. तो कंप्लीट उनके पास मतलब पूरा का पूरा हिस्ट्री उनके पास थी, क्रॉनिकल्स की अच्छी खासी उन्होंने कलेक्शन रखा हुआ था। इन द मिडावल एज द टर्म क्रॉनिकल इंक्लूडेड एवरी काइंड ऑफ हिस्ट्री। दीज हिस्ट्रीज और क्रॉनिकल्स वे आर नोन एज द वर्नाकुलर एज ब्रूट। तो वर्नाकुलर का मतलब होता है कोई भी भाषा जो एक
पर्टिकुलर टाइप के लोग एक पर्टिकुलर रीजन में बोलते हैं, उसको वर्नाकुलर बोला जाता है. आफ्टर ब्रूटस द eponymous founder of Britain, they trace the history and legend of the country from time of the mythical Brutus, descendants of Arenas and founder of Britain. In the beginning, Anglo-Norman historians restricted themselves to translating earlier historical works such as Anglo-Saxon chronicles. However, by the end of 12th century, patrons began demanding account of their own historical rules to be preserved for पोस्टैरिटी. तो इसका सिंपल मीनिंग है कि जो उन्होंने पहले जो वर्क लिखा था उनको उन्होंने किसी भी रूप में किसी को भी उसको ट्रांसलेट करने के लिए बिल्कुल सख्त मना था कि हम अपनी चीज़ किसी को नहीं देंगे. लेकिन 20वीं सेंचुरी के एंड तक जो पैट्रन थे, पैट्रन मीन्स प्रोटेक्टर ऑफ फ्रीड स्लेव, उन लोगों ने कहा था कि हमको भाई हमारा ये चीज़ चाहिए, हमको हमारी हिस्टोरिकल्स चाहिए जिसको हम ट्रांसलेट करेंगे और अपनी जनरेशन के लिए रखेंगे. तो पोस्टैरिटी मतलब होता है ऑल फ्यूचर जनरेशन ऑफ पीपल. तो हमको अपनी लैंग्वेज में लिख कर उसको संभाल कर अपनी फ्यूचर को देना भी है. फॉर इंस्टेंस जैसे इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं कि द बायोग्राफी ऑफ विलियम द मार्शल अर्ल ऑफ पेम्ब्रॉक रिटन अराउंड 1226 वाज कमीशन्ड बाय वन ऑफ हिज ओन सन्स. ठीक है, तो ये है उनके फेमस क्रॉनिकल जिन्होंने लिखे हैं, वो राइटर्स के नाम है. और उसके बाद आता है ब्रूट्स इन एंग्लो नॉर्मल. ब्रूट्स रिलेट टू द लेजेंडरी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन विच टेल द विट स्टोरी ऑफ ब्रूटस डिसेंडेंट ऑफ एरिनास प्रमोटिंग शिवलैरिक आइडियलाइज फिन एंड सेलिब्रेटिंग द डीड्स ऑफ नाइटली हीरो. तो हीरो को एक्सप्लेन, उनकी जो जीत होती थी, उनकी जो बहादुरी के किस्से होते थे, उनको लिखा जाता था, उनको ब्रूट्स बोला जाता था. तो उनको भी वो लोग लिखते थे. द स्टोरी ऑफ ब्रूट वॉज फर्स्ट मेड पॉपुलर बाई Geoffrey Monmouth, Historias Regum Britannia. Anglo-Norman poet Weiss and Lehman used material from Monmouth's history and reworked it into French version. तो जो उन्होंने ब्रूट्स लिखे हुए थे वो उन्होंने बाद में जो वेस और लेमन करके जो राइटर्स हैं उनके, उन्होंने उसको फ्रेंच में ट्रांसलेट किया था. उसके बाद तो ज़्यादा इसमें नहीं है, इतना ही है. लेकिन इसमें उनके टाइम के जो फेमस थे, मतलब राइटर्स थे, जो जो क्रॉनिकल्स लिखते थे, उनके एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पर. वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, उसमें बहुत सारे ऐसे मैंने बताया था आपको कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म ही इसमें आता है. मैनी राइटर वर्क ऑन क्रिटिकल एनालिसिस ड्यूरिंग लिटरेचर ड्यूरिंग द एलिजाबेथन पीरियड. अ फ्यू ऑफ सच वर्क्स हैज़ बीन बिलो. तो ये सिर्फ कुछ काम है. जैसे ये जैसे जॉर्ज जैस्कॉन का लिखा हुआ है, मतलब क्रेंचियंस नोट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये उनका क्रिटिसिज्म है. तो ये फेमस क्रिटिसिज्म थे उसके टाइम पर जो नॉन फिक्शन के अंडर आते हैं. वैसे ही नॉन फिक्शन राइटर चौसेरियन एज के नॉन फिक्शन राइटर एज ऑफ रिवाइवल के हैं. तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी. जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो सेम ही बनेगी, सिर्फ उसमें डिफरेंस ये होगा कि उसमें पीरियड चेंज हो जाएगा. अब हम स्लोली दूसरे पीरियड्स के बारे में समझेंगे जिसमें हम बताएंगे कि नॉन फिक्शन रोमांटिक और प्यूरिटन एज में कैसा नॉन फिक्शन था. आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो. थैंक यू.